आदाब दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे क्या क्यूबा के प्रेसिडेंट को भी उठा ले जाएगा अमेरिका, क्या ईरान का एक खतरनाक हथियार करवाने जा रहा क्यूबा और अमेरिका की जंग, सेल्फ डिफेंस के नाम पर अमेरिकी फौज का ईरान पर लगातार दूसरे दिन हमला, वॉरशिप से की भयानक बमबारी। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने दागी मिसाइलें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर कोहराम मचाने और बड़ा नुकसान करने का दावा। ओमान के समंदर में अमेरिकी हमले का शिकार 3 लापता इंडियंस की मौत। क्या अमेरिका पर कोई एक्शन लेंगे मोदी? आम कश्मीरियों को बात बात पर पीटने वाले गुंडे रहे होशियार। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की ईरान को नई धमकी, कहा अभी तुमसे जंग खत्म नहीं हुई। और अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जे की नई साजिश, इजरायली फौज ने जबरन खाली कराए इस्लामिक वक्फ के 4 अहम दफ्तर, बड़े प्लान के इम्कान। पहली खबर एक सवाल के साथ कि क्या अमेरिका की अगली जंग क्यूबा से होने जा रही है, और क्या वेनेजुएला के सदर रहे निकोलस मादुरो की तरह ही क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगेल दियाज कानेल को भी उठाकर ले जाने की धमकी दी जा रही है, और क्या इसकी वजह ईरान के वो खौफनाक ड्रोन बनेंगे जिन्होंने पिछले महीनों में अमेरिका को बार बार नुकसान पहुंचाया है। आइए समझते हैं। 11 जून को सामने आए बयान यही सवाल खड़े कर रहे हैं जो मैंने उठाए। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने क्यूबा को खुली वार्निंग देते हुए कहा कि अगर क्यूबा ऐसी फौजी सलाहियत या ताकत हासिल करने की कोशिश करता है जिसे अमेरिका अपने लिए ख़तरा समझे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस सवाल की हो रही है जिसमें हेग्सेथ से पूछा गया कि क्या क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगेल दियाज कानेल के खिलाफ कार्रवाई या उन्हें पकड़ने जैसा ऑप्शन अब भी मेज़ पर मौजूद है। इसके जवाब में हेग्सेथ ने कहा कि सारे ऑप्शंस टेबल पर हैं। अलमायदीन की हेडलाइन देखिए, यानी अमेरिका की तरफ से सिर्फ पाबंदियां या प्रेशर की बात नहीं हो रही, बल्कि क्यूबा की सबसे टॉप लीडरशिप के खिलाफ भी कदम उठाने का इशारा दिया जा रहा है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी हलकों में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि क्यूबा ने पिछले कुछ सालों में रूस और ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन हासिल किए हैं। कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स में 300 से ज़्यादा ड्रोन मिलने के दावे किए गए हैं। इतने से ड्रोन से सुपर पावर अमेरिका की पेशानी पर बल पड़ गए हैं, क्योंकि इन ड्रोन्स ने मैदान जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। सोचिए, सालों से मिल रहे थे, अब प्रॉब्लम यह है कि अब ईरान से उन जंग के दौरान उन ड्रोन्स की ताकत अमेरिका ने परख ली है, और ये हो सकता है अमेरिका का इल्ज़ाम भी हो। क्यों? सुनिए, पूरी खबर सुनिए, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। अमेरिका की फिक्र सिर्फ ड्रोन की तादाद नहीं है, बल्कि उन ड्रोन्स की नस्ल और ताकत भी है। पिछले महीनों में ईरानी ड्रोन और दूसरे हथियारों ने रीजन में अमेरिकी फोर्सेस, अमेरिकी अड्डों और अमेरिका के जहाज़ों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दुनिया जानती है, अमेरिका ने माना है। यही वजह है कि अब क्यूबा पर लगाए जा रहे इल्ज़ामों को भी उसी नज़र से देखा जा रहा है। हालांकि क्यूबा इन तमाम इल्ज़ामात को पूरी तरह खारिज कर चुका है। क्यूबा का कहना है कि ड्रोन की कहानी को एक नए दबाव और मुमकिना कार्रवाई या मुमकिना हमले का बहाना बनाया जा रहा है, यानी क्यूबा को भी लगता है उसके साथ जंग होने वाली है, उस पर हमला होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप पहले ही क्यूबा के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपना चुके हैं। ऐसे में पीट हेग्सेथ का ये बयान इस बात का इशारा माना जा रहा है कि अमेरिका और क्यूबा के दरमियान सांस ले रहा ये टकराव आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकता है, जंग का रुख कर सकता है। यानी क्यूबा अब सिर्फ पाबंदियों और सियासी दबाव की कहानी नहीं रह गया। अमेरिका की तरफ से आने वाला नया लहजा बता रहा है कि कैरिबियन का ये छोटा सा मुल्क एक बार फिर बड़ी ताकतों की खींचतान के मरकज़ में पहुँच चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ प्रेशर की पॉलिटिक्स है, या फिर अमेरिका वाकई क्यूबा के ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, और क्या इस तैयारी के पीछे ईरान के और रूस के वो ड्रोन ही वजह हैं, या मकसद और बिज़नेस कुछ और है। बढ़ते आगे। अमेरिकी फ़ौज ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर बड़े हमले किए और बदले में उसे भी बड़े हमले झेलने पड़े। दोस्तों, जैसा कि हमने कल रात ही आपको बता दिया था अपने प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरों में कि ट्रंप ने बड़े हमलों का ऐलान कर दिया है। आज ही रात हमले होंगे। उसी के बाद 11 जून की रात करीब 3:10 पर अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ऐलान कर दिया
کہ اس نے ایران کے خلاف نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حملوں کو بھی سیلف ڈیفنس کی کارروائی کا نام دیا گیا، یعنی امریکہ کی طرف سے اسے کوئی نئی جنگ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ اسے ایک لمیٹڈ فوجی کارروائی کہا جا رہا ہے۔ وار شپ سے حملے کی تصویریں جو آپ لگاتار شروع سے دیکھ رہے تھے وہ امریکی ملٹری نے ہی شیئر کی ہیں۔ اسی خبر کی اب ایک ہیڈ لائن بھی دیکھ لیجئے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی نئی جنگ نہیں چھڑی ہے جیسا کہ لگ رہا تھا۔ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ جنگ واپس شروع ہو گئی ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ امریکی فوج کے ان حملوں کے بعد ایران نے بھی 11 جون کی سحر میں فوراً جوابی کارروائی کرتے ہوئے میزائلیں داغ دیں۔ کہا یہ لو بیٹا۔ IRGC کے مطابق امریکی حملوں کے جواب میں بحرین، کویت اور جارڈن میں موجود امریکہ کے ٹھکانوں کو میزائلیں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اپنے تازہ حملے کی یہ تصویریں بھی شیئر کی ہیں، میزائلیں دگ رہی ہیں۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے ایران کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اس سے پہلے ٹرمپ بھی صاف کہہ چکے تھے کہ ایران کو اب قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ ان کے مطابق ایران نے ڈیل کرنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ یعنی روز ہو رہے یہ حملے صرف پریشر کے لیے ہیں کہ ایران جلدی سے ڈیل کر لے۔ ایرانی رپورٹس کے مطابق امریکی حملوں سے ہوئے دھماکوں کی آوازیں بندر عباس، کیشم آئلینڈ، سیرک، میناب اور تہران کے قریب کرچ سمیت کئی علاقوں میں سنی گئیں۔ کچھ جگہوں پر ایئر ڈیفنس سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ دوسری طرف ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے جوابی حملوں میں ریجن میں موجود کئی امریکی ٹھکانے نشانے پر آئے ہیں۔ حالانکہ دونوں طرف سے کیے گئے نقصانوں کے دعووں کی آزادانہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ کسی نے کر دی ہو سوشل میڈیا پر تو الگ بات ہے۔ فی الحال اتنا صاف ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اور ایران نے اس کا جواب دیا۔ یہ روز کی کہانی ہے، یعنی بات چیت کی باتیں اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن زمین پر میزائلیں اور ڈرون ہی بولتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ خبر میں نے آپ کو پوسٹ کے ذریعے صبح 4 بجے ہی بتا دی تھی۔ مجھے نہیں لگا کہ اس میں کچھ کور کرنے والا ہے یا صبح صبح آپ کو ویڈیو دینے والا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پوری ویژولز آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے بعد میں بتائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی 11 جون کی رپورٹس کے مطابق IRGC اور ایران کی آرمی نے امریکی حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر جوابی آپریشنز چلائے۔ IRGC کا دعویٰ ہے کہ اس کی ایرو اسپیس فورس اور نیوی نے 2 الگ لہروں میں حملے کیے اور کویت، بحرین میں موجود امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فورسز کے مطابق کویت کے علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس کے ساتھ ساتھ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کے دعوے کیے گئے۔ دعوے ہیں کہ ان آپریشنز میں امریکی فوج سے جڑے 18 اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف ایرانی آرمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون آپریشن چلایا۔ ایرانی آرمی کے مطابق اس کارروائی میں امریکی نیوی کی 5th فلیٹ سے جڑے کمیونیکیشن سسٹم، اینٹینا اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار بھی نشانے پر آئے۔ ادھر IRGC نے جارڈن میں موجود الازرق ایئر بیس پر بھی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق اس آپریشن میں 12 بیلسٹک میزائلیں استعمال کی گئیں۔ IRGC کا کہنا ہے کہ الازرق ایئر بیس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں موجود بڑی تعداد میں فائٹر ایئر کرافٹس یعنی فائٹر جیٹس بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے ایران کی طرف سے، کنفرمیشن کوئی نہیں۔ حالانکہ ان تمام دعووں کی آزادانہ تصدیق ان کی بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ان دعووں پر کوئی تفصیلی بیان بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایران کے یہ دعوے صحیح ثابت ہوتے ہیں تو پھر 11 جون کی رات صرف جوابی حملہ نہیں بلکہ پورے ریجن میں امریکی فوجی موجودگی کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی ایرانی کارروائی کے طور پر اس حملے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 11 جون کی دوپہر اسٹریٹ آف ہرمز سے بھارت کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے حملے نے 3 انڈین شہریوں کی جان لے لی ہے۔ بھارت کی شپنگ منسٹر نے تصدیق کی ہے کہ عمان کے قریب امریکہ کے حملے کا شکار ہوئے ٹینکر پر لاپتہ 3 انڈین سی فیررز یعنی ناوکوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے 2 انڈین سی فیررز کے مارے جانے اور ایک کے لاپتہ ہونے کی خبر تھی، لیکن اب تیسرے شخص کے بھی زندہ نہ بچ پانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ تینوں اس تیل لے جانے والے جہاز
यानी टैंकर सेंटे बेलो पर सवार थे, जिस पर ओमान के करीब 9 जून की रात को हमला हुआ था। इस हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई थी और कई क्रू मेंबर्स समंदर में फंस गए थे। बाद में सेंटकॉम ने भी इस इलाके में अपनी कार्रवाई की बात मानी थी। कल रात ये तस्वीरें खुद अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जारी की थी। ये हमला था इसी जहाज़ पर, इसी में हमारे 3 इंडियन मारे गए। अब इस नुकसान के बाद भारत में एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। जब 3 इंडियन सीफेरर्स की जान चली गई है तो क्या मोदी हुकूमत अमेरिका के इस मामले पर सख्त सवाल पूछेगी, इस हमले पर सख्त सवाल पूछेगी? क्या नई दिल्ली सिर्फ अफसोस जताकर आगे बढ़ जाएगी या फिर इस पूरे मामले की जवाब तलबी भी होगी? क्या पीएम मोदी अमेरिका के खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन लेंगे? क्योंकि ऐसे ही मामलों में वो दूसरे मुल्कों को लाल आग दिखाने और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कहते आए हैं। ये वो सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने चाहिए भी। और मेरी उस नफरती संतरा सेना को नसीहत है कि कश्मीर में हुए किसी हमले के बाद मुल्क में मौजूद कश्मीरियों को झुंड में पीटने वालों अपने जामे में रहना, भारत में मौजूद किसी आम अमरीकी को छू तक न लेना, वरना भारत सरकार फ़ौरन एक्शन ले लेगी और तुम जेल में होगे। हमारी दुआ है कि ऊपर वाला हमारे तीनों इंडियंस की रूह को सुकून दे और उनके गरीब घर वालों को सब्र अता फरमाए। अगली खबर एक और जंग की अलामत है। क्या इसराइल अब ईरान को नई धमकी दे रहा है? 11 जून को सामने आए बयान से तो यही दिखाई देता है कि इसराइल जंग के लिए तैयार है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रही मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई है और इसे पूरा हो चुका मानना एक बड़ी गलती होगी। उसका कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी बहुत दूर तक जा सकती है। काट्स ने दावा किया कि अगर ईरान ने दोबारा इसराइल पर हमला किया तो उसे कुछ दिन पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। काट्स के मुताबिक आईडीएफ ईरान पर बड़े पैमाने के हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बयान 11 जून को ऐसे वक्त में आ रहा है या 10 जून की रात को ऐसे वक्त में आ रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच नए हमले हो चुके हैं, मिसाइलें और ड्रोन दागे जा चुके हैं, पूरे रीजन में टेंशन लगातार बढ़ रही है। उधर इसराइल की फौजी लीडरशिप भी पिछले दिनों कह चुकी है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ और ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। यानी इसराइल का पैगाम साफ है। उसका कहना है कि मौजूदा टकराव को ख़त्म हुआ ना समझा जाए। अगर ईरान की तरफ से कोई नई कार्रवाई होती है तो जवाब पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़ा और सख्त हो सकता है। एक खबर ये है कि कुवैत ने अपनी एयर स्पेस को दोबारा खोल दिया है और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों की आवाजाही फिर से पूरी तरह बहाल हो गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद एहतियातन तौर पर उड़ानों को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था, जो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। ये खबर मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए बताई कि आप जान लें कि कोई जंग नहीं छिड़ी है। रोज़ की तरह एक दूसरे पर हमले हुए थे और अब फिर सब कुछ नॉर्मल है, हर जगह नॉर्मल हालात हैं। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर एक बार फिर नई टेंशन पैदा हो गई है और इस बार मामला वहां मौजूद इस्लामिक वक्फ के दफ्तरों से जुड़ा है। 10 जून को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड के अंदर, अल-अक्सा मस्जिद के अहाते के अंदर मौजूद 4 ऐसे मकाम खाली करवा दिए हैं जिन्हें जॉर्डन की हिमायत वाला इस्लामिक वक्फ अपने दफ्तरों और दीनी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। शाह अब्दुल्ला कब बोलेंगे, पूछा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि अल-अक्सा में मौजूद इन 4 मकामों में कुब्बत इमाम गजाली, दार अल हदीस अल शरीफ, कुब्बत सुलेमान और कुब्बत मूसा शामिल हैं। ये चारों मकाम अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। अल-कुद्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कहना है कि इसराइली हुक्काम ने सिक्योरिटी के बहाने इन जगहों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीनों में इन मकामात पर छापे मारे गए, ताले तोड़े गए और नए ताले लगाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि बाद में इन जगहों को खुला छोड़ दिया गया, जबकि वहां दाखिल होने की कोशिश करने वाले लोगों को ये कहकर बाहर निकाल दिया गया कि यहां ऐसी सरगर्मियां होती थीं जो सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है।
अल-अक्सा मस्जिद और उससे जुड़े दीनी और इंतज़ामी उमूर की निगरानी लंबे अरसे से जॉर्डन की हिमायत से चलने वाले इस्लामिक वफ़ के हाथ में रही है। यही वजह है कि वक्फ से जुड़े दफ्तरों और मकामात के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई को वहाँ के मौजूदा स्टेटस को से जोड़कर देखा जाता है। यानी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर वक्फ से जुड़े इन 4 मकामात का खाली कराया जाना सिर्फ़ एक इंतज़ामी मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अब अल-अक्सा के मौजूदा निज़ाम और वक्फ के रोल पर बढ़ते दबाव की एक नई कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। ये अल-अक्सा पर रफ्ता रफ्ता हो रहे कब्ज़े का सिलसिला माना जा रहा है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा नया फेसबुक पेज आज़ाद बोल इंडिया का जो रनिंग फेसबुक पेज है वो है आज़ाद बोल इंडिया ABI। हमारा पुराना आज़ाद बोल इंडिया डीमोनेटाइज कर दिया गया। यूट्यूब का शुक्रिया जो हमें ख़बरें देने दे रहा है। फेसबुक को पता नहीं क्या हो गया है, कौन शिकायतें करता है। तो ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे ज्वाइन करिए। इसके अलावा जितने नेक्स्ट जेन, बैक जेन और ये सब वगैरह हमारे नाम से बने, ये सब चोर हैं, नस्ली चोर हैं। यूट्यूब पर भी ऐसे चोर हैं जो पूरे पूरे वीडियो डाल रहे हैं। 2-4 तो ऐसे चोर हैं जो हमारा प्रोग्राम फॉर्मेट और थंबनेल पूरा उठाकर कॉपी कर लिए हैं। उससे पहले खैर उनकी कोई वक़्त नहीं है, इस कॉपी को हटा दें, टाइटल्स को हटा दें तो ख़त्म है। अपने ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। यह आपकी मोहब्बत है, उसका करम है, बहुत शानदार चल रहा है हमारा। आप सबका शुक्रिया। लेकिन आप सबको आगाह करना, बेदार करना भी ज़रूरी है। आप सवाल पूछते हैं ना, ये किसका है, क्या ये नया बना लिया? सब चोर हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।